नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 95वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम माउंट बेंटन योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका समयकाल 3 जून 1947 है। अब तक हमने देखा कि लॉर्ड वेवेल के द्वारा जो भी योजना लाई जाती है, जो भी खाका रखा जाता है, उसके द्वारा मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ही असंतुष्ट रहते हैं एवं स्पष्ट रूप से कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आता। जो कि भारत तथा पाकिस्तान को पृथक देश बनाने के लिए मांग चल रही थी, उसका किसी भी प्रकार से अब तक कोई खास निराकरण नहीं निकल रहा था। और इसी बात के चलते जब यहाँ के वायसराय चेंज होते हैं, वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन उस गद्दी पर बैठते हैं और वायसराय का पद संभालते हैं, तो इनके द्वारा स्पष्ट रूप से सारी बातों को समझा जाता है तथा भारत को स्वतंत्र कराने तथा भारत पाकिस्तान को पृथक देश बनाने के लिए इनके द्वारा अपना एक प्लान प्रस्तुत किया जाता है और जिसे योजना भी कहा जाता है। इसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है और यह जो समय था 3 जून 1947, जो कि आपको याद रखना है। आइए समझने का प्रयास करते हैं माउंटबेटन योजना क्या थी और किस प्रकार यह सफल रही। जानकारी आपके सामने है और मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि इसमें क्या था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 को लाई जाती है और इस समय पर वायसराय होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे जून योजना के नाम से जाना जाता है, चूँकि यह योजना 3 जून को आती है, यानी जून में यह प्रस्तुत की जाती है। इसे जून योजना भी कहा जाता है। डिकी वाइड योजना भी इसी को कहा जाता है। बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। बाल्कन प्लान कहे जाने के पीछे इसका उद्देश्य ये होता है कि जो बाल्टिक सी में जो देश हैं उनको जिस प्रकार अलग किया गया था, उसी प्रकार जो भारत में जो भारत तथा पाकिस्तान को पृथक देश का दर्जा दिया जाता है, इसी प्रकार के प्लान को मद्देनज़र रखते हुए यह दिया जाता है। ऐसा ऐसे बाल्कन प्लान के भी नाम से जाना जाता है। डिकीवाइड, बाल्कन प्लान और जून योजना एक ही बात है। आगे देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत वायसराय का पद ग्रहण करते हैं। इसके पहले हमने वेवेल प्लान को समझा और वेवेल प्लान के बारे में जानकारी प्राप्त की। और वेवेल के बाद जब जो भारत वायसराय का पद है वह आता है लॉर्ड माउंटबेटन के पास। तारीख होती है 24 मार्च 1947 की, जब यह पद ग्रहण करते हैं। तो इनके द्वारा भी भारत को लेकर जो भी यहाँ पर मांग चल रही थी, सबसे पहला मुद्दा भारत में यही बना हुआ था अतः इनकी महत्वाकांक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी एक योजना प्रस्तुत की जाती है। आइए देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन का भारतीयों के लिए सुगमतापूर्वक हस्तांतरण करने के लिए भेजा गया था, यानी लॉर्ड माउंटबेटन के लिए इसलिए नियुक्त किया गया था ताकि वह भारतीयों के लिए, यानी भारतीयों के लिए सुगमतापूर्वक जो कि सत्ता है उसका हस्तांतरण करें या भारतीयों को स्वतंत्र कराएं। आगे देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के साथ साथ अन्य सभी राजनीतिक दलों के साथ गहन विचार विमर्श किया तथा जिसके पश्चात इन्हें 3 जून 1947 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। यानी लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आते हैं तो कांग्रेस, जो कि प्रमुख दल हुआ करता था, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से निकलकर इसके नेता आए हुए थे एवं अन्य सभी दल, इसके अलावा जो मुस्लिम लीग एवं अन्य छोटे छोटे सिखों को लेकर और भी अन्य सांप्रदायिक तौर पर जो भी दल बने हुए थे, सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है और गहन विचार किया जाता है। अतः इसकी बहुत ही प्रमुख रूप से आवश्यकता थी। केवल एक दो पार्टियों को लेकर ही जो निर्णय लिए जा रहे थे वह बार बार विफल हो रहे थे। अतः इन्होंने जब अपना खाका तैयार किया तो सारे जो भी इसके पहले जो भी बिल लाए गए थे, योजनाएं लाई गई थी, उनका अध्ययन किया और किस प्रकार वह विफल रहीं उनका भी अध्ययन किया। और सारी चीज़ों को एनालाइज करके, सारी चीज़ों पर चर्चा करके एक गहन विचार विमर्श के माध्यम से इसे सोवरन करने के लिए, स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, सार्वभौमिक देश बनाने के लिए यहाँ पर अपनी योजना प्रस्तुत की तथा जिसके पश्चात इन्होंने 3 जून 1947 को यह प्रस्ताव रखा, जिसे माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत भारत तथा पाकिस्तान दो राज्यों का विभाजन कर दिया गया, यानी यहाँ से हम देखते हैं कि सफलतापूर्वक इसी प्लान के अनुसार भारत एवं पाकिस्तान दो राज्यों का विभाजन कर दिया जाता है। प्रमुख रूप से याद रखना है आपको कि माउंटबेटन प्लान के अनुसार ही भारत व पाकिस्तान का विभाजन किया गया और यह जो है लॉर्ड माउंटबेटन
इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भारत के अंतिम वायसराय कौन से थे, तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के वायसराय ब्रिटिश वायसराय कौन थे, तो उसी का आंसर भी लॉर्ड माउंटबेटन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजगोपालाचारी जी को यहाँ पर गवर्नर बनाया जाता है, जो कि अंतिम वायसराय बनते हैं। और इसके बाद वायसराय का पद समाप्त करके राष्ट्रपति का पद लाया जाता है और प्रधानमंत्री को भारत में सार्वभौमिक मतलब उच्च पद दिया जाता है, चूँकि यहाँ पर गवर्नर्स के द्वारा रूल्स किया जा रहा था। गवर्नर्स एक ऐसा पद माना जा रहा था जो कि राष्ट्रपति के इक्वल था, और भारत में जो कि प्रधानमंत्री शासन लागू किया जाना था और राष्ट्रपति शासन को इस प्रकार समाप्त किया जा रहा था कि उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी उसके द्वारा हम दबते हुए आ रहे थे। अतः इस कारण कई बार आपके दिमाग में यह भी प्रश्न उठता होगा कि भारत में राष्ट्रपति के जिस प्रकार की यूएसए में राष्ट्रपति होते हैं और रसिया में राष्ट्रपति हैं, यानी यहाँ पर प्रेसिडेंट मुख्य होते हैं, और भारत में राष्ट्रपति मुख्य क्यों नहीं होते। भारत में राष्ट्रपति तो मुख्य होते हैं लेकिन उनसे नाम मात्र का शासक माना जाता है। यहाँ पर जो रूल्स कर रही सरकार होती है वह लोकतांत्रिक रूप से सीधे चुनाव होते हैं। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या हम देख सकते हैं कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं तो यहाँ पर हम सीधी वोटिंग करते हैं और सीधी वोटिंग के माध्यम से हमारा जो नेता होता है, जो उच्च पद सबसे उच्च पद यानी जो कि कार्य करने की क्षमता रखता है, जिसको पावर्स दी गई हैं, वह सबसे उच्च होता है, तो वह होता है प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको जो कि प्रधानमंत्री है उसकी सर्वोच्चता को स्वीकारा है। आगे देखते हैं, इस योजना के अंतर्गत भारत तथा पाकिस्तान 2 राज्यों का विभाजन कर दिया गया तथा बंगाल तथा पंजाब विधानमंडलों को दो भागों अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग एवं बहुसंख्यक मुस्लिम वर्ग में विभाजित करके स्वयं भारतीय व पाकिस्तान में मिलने पर आधार प्रदान किया। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये बंगाल क्षेत्र हुआ करता है एवं पंजाब क्षेत्र यानी जो उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र, उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे से वो राज्य जाते हैं एवं नीचे का जो इसके नीचे का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर पश्चिम बंगाल है, उस क्षेत्र के लिए बंगाल के लिए पृथक करके मुस्लिम आधार पर इसको अलग किया जाता है तथा इसके अलावा पंजाब विधानमंडलों को भी 2 अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक बहुसंख्यक मुस्लिम वर्ग होता है एवं अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग होता है। इन क्षेत्रों में इस प्रकार इसको विभाजित किया जाता है। बहुसंख्यक मुस्लिम का विभाजन करके स्वयं भारतीय व पाकिस्तान में मिलने पर आधार प्रदान किया जाता है। यानी इनको ऑटोनॉमी दी जाती है, इनको पावर्स दी जाती है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देश में शामिल हो सकते हैं। आप चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं और आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसका जो निर्णय है वह नेताओं के पास होता था। अतः यह नकारात्मक रूप से देखा गया, चूँकि इसमें जनता की प्रेजेंस नहीं थी। केवल नेताओं के हित के कारण यह जो विभाजन है वह किया जा रहा है और नेताओं के अनुसार जनता को भी उस निर्णय पर ढकेला जा रहा था। आइए आगे समझते हैं माउंटबेटन योजना के बारे में। इसके साथ साथ पश्चिम उत्तर यानी पश्चिम उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत हैं, जिनमें कि हम देख सकते हैं असम के सिलहट जिले जनमत संग्रह के द्वारा निर्णय लेने के लिए निश्चय किया गया। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया गया, यानी यहाँ की जनता से पूछा गया कि आप कहाँ पे शामिल होना चाहते हैं, किस देश के साथ आना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि असम का जो क्षेत्र है उसको भारत में शामिल किया जाता है अंततः। और आगे देखते हैं, इसके साथ साथ पंजाब, बंगाल व असम को विभाजन के लिए सीमा आयोग की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर सीमांकन आयोग का गठन किया जाता है और इन जो क्षेत्र हैं यह जो भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसे कि हम बंगाल देख सकते हैं और बंगाल का क्षेत्र जो कि पाकिस्तान में उस समय शामिल किया गया था। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जब यहाँ से विरोध निकल कर आते हैं तो यह भारत का हिस्सा बन जाता है। पंजाब क्षेत्र जो हम देख सकते हैं कि आधा पाकिस्तान आधा पंजाब जो कि पाकिस्तान में मौजूद है और भारत में भी पाकिस्तान मौजूद है, तो पंजाब का ऐसा जो क्षेत्र होता है वह पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है और कुछ क्षेत्र होता है वह भारत का हिस्सा बनता है। यहाँ पर सीमा आयोग के द्वारा नियुक्ति की जाती है। आगे देखते हैं, सीमांकन आयोग की नियुक्ति की जाती है।
इसके आगे देखते हैं, देसी रियासतों को पाकिस्तान तथा भारत में मिलने के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है। यानी जो माउंटबेटन योजना थी, इसकी एक प्रमुख बात थी, इसके द्वारा जो खाका तैयार किया गया था, इसमें जो भी 552 यानी 565 के समथिंग जो देसी रियासतें थी, उनके लिए स्वतंत्रता प्राप्त थी कि आप अपनी इच्छा अनुसार चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। और एक तीसरी बात, और यदि आप चाहें तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। स्वतंत्र रहने की कोई बात ही नहीं थी, चूँकि भारत एवं पाकिस्तान के दबाव इतने थे, एक सरकार के आगे किसी भी देशी रियासत की नहीं चलती है। अतः इनको कोई ना कोई दो में से कोई निर्णय लेना था। जो भी राज्य थे, कुछ 3 राज्य जम्मू कश्मीर है और इसके अलावा हैदराबाद है, भोपाल की रियासत है, ऐसे कुछ राजा जो भी पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहे थे, अंततः वह भारत का हिस्सा बने। इनके बारे में हम अपने एक सेपरेट लेक्चर में इनका अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ से हमें बात इतना समझना है कि जो अंग्रेज़ों द्वारा जो माउंटबेटन के द्वारा जो खाका दिया गया था, उसमें केवल इतनी बात रखी गई थी जिनके माध्यम से लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के द्वारा जो इनके द्वारा तैयार की गई थी। इसमें 3 शर्तें थी। पहली शर्त आपको याद रखनी है कि आप चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और तीसरी बात, आप चाहें तो अपना एक स्वतंत्र देश या स्वतंत्र राज्य स्थापित कर सकते हैं। आगे देखते हैं, माउंटबेटन योजना को कांग्रेस तथा लीग दोनों ही ने ही स्वीकार कर लिया। यानी हम देख सकते हैं कि यह जो प्लान बनाया गया था, वह इस प्रकार से बनाया गया था कि इसको स्वीकार करना आवश्यक था। और ये भी आहत हो चुके थे कि जितने भी प्लान आ रहे थे वह विफल हो रहे थे। अतः टेबल पर बैठकर इसका निर्णय ले लिया गया तथा कांग्रेस तथा लीग, मुस्लिम लीग के द्वारा, दोनों के द्वारा ही इसको स्वीकार कर लिया गया। चूँकि लीग की जो महत्वाकांक्षाएँ थी इराक पाकिस्तान की, वह भी पूरी हो चुकी थी। कांग्रेस की जो महत्वाकांक्षा यह थी कि शांति व्यवस्था बनाकर किसी भी प्रकार भारत के क्षेत्र में जो डेमोक्रेटिक क्षेत्र है, उसको एक स्वतंत्रता प्रदान की जा सके, वह भी महत्वाकांक्षाएँ पूरी होती दिखाई दे रही थी। अतः इन दोनों के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है। परंतु कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो इस बात को भी अस्वीकार करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन इनके लिए खल रहा था। यह नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो, जिनमें हम देख सकते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार तथा पुरुषोत्तम दास टंडन आदि ने इसका विरोध किया। आगे देख सकते हैं, बल्कि इससे जनता के साथ विश्वासघात कहा गया। यानी इस प्रकार के नेताओं ने जो भी यहाँ पर चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का विभाजन ना हो, इसमें जनता की कोई भी प्रेजेंस नहीं थी, किसी प्रकार से जनता को नहीं पूछा गया था। अतः नेताओं के द्वारा ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को सामने रखते हुए, यानी जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री के पद को लेकर जो यहाँ पर डिस्प्यूट या डिबेट चल रहा था, और अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के बीच, इस प्रकार यहाँ पर यह देखते हैं कि जो यहाँ के नेता होते हैं वह कहते हैं कि यह जनता के साथ विश्वासघात है। इस योजना को स्वीकृति के साथ ही भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। यानी यह योजना जिस प्रकार स्वीकार की जाती है, और इसी योजना को स्वीकार करने के पश्चात ही भारत व पाकिस्तान के विभाजन को भी स्वीकार कर लिया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने इस योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 का जो समय होता है को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित कर दिया। यानी यहाँ से जो विधेयक जो कि बिल लाया जाता है, वह 1947 में 4 जुलाई का जो समय होता है 1947 का, इसमें यह विधेयक पारित कर दिया जाता है। अतः यह डेडलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। माउंटबेटन योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित बातों को आपने समझा, और हम देख सकते हैं कि यहाँ इतिहास जहाँ हमने कहाँ से प्रारंभ किया था, जबकि इसमें हम देख सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति एवं इसके पूर्व ही हमने पहले ही समझ चुके थे कि किस प्रकार मानव का एवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार वह कपी रूप में आया, किस प्रकार जल से जीवन की शुरुआत हुई। वहाँ से लेकर आज हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार भारत का निर्माण हुआ। यानी भारत की यात्रा यहाँ पूरी होती है, और हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर
आज हम उस समय से लेकर जहाँ हम खानाबदोश जीवन जीते थे, जहाँ हमें पढ़ना लिखना नहीं आता था, उस समय से लेकर हमने अपने जो कि 95 जो लेक्चर्स आपके आ चुके हैं, 95 लेक्चर में यात्रा करते करते इस जगह तक पहुँचे हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह हम एक भारत के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। चूँकि इसके पहले हम देख सकते हैं कि भारत को इस प्रकार से विभाजित नहीं किया गया था, भारत का रूप इस प्रकार से नहीं निकल के आया था। कुछ राजा रहे जिन्होंने भारतीय क्षेत्र पर अधिकार किया, और कुछ धर्मात्मा ऐसे रहे जिन्होंने भारत को संगठित करने का प्रयास किया, जिनमें हम देख सकते हैं कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई तथा धर्म के अनुसार भारत को एक रेखा में बांधने, एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। मौर्य साम्राज्य को हमने देखा, कनिष्क के शासन को देखा कि किस प्रकार जो यहाँ का जो शासन था, जब यह कश्मीर के राजा हुआ करते थे, तब हमारे जो भारत की सीमाएँ हैं वह अखंड भारत की सीमाएं हैं वह अफ़गानिस्तान तथा पाकिस्तान को लेकर चलती थी। और आज हम इसका अध्ययन कर रहे हैं कि कुछ क्षेत्र को छोड़कर, यानी जो अखंड भारत की जो हमारी बात है, उसको धीरे धीरे शामिल किया जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भारत का क्षेत्र है, कुछ क्षेत्रों को यदि हम छोड़ दें, जैसे कि बांग्लादेश है, वह पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है, और पंजाब का कुछ क्षेत्र यहाँ का हिस्सा बन जाता है। इन क्षेत्रों को छोड़ दें तो सारा भारत एक सूत्र में बांधने का प्रयास 1947 से लेकर जो 4 जुलाई 1947 का जो समय होता है 1950 तक यह क्षेत्र लगातार विस्तृत किया जाता है, और धीरे धीरे राज्यों का निर्माण किया जाता है, जो कि 15-16 राज्य हुआ करते थे। आज लगभग 27 से लेकर 29 राज्य यहाँ पर मौजूद हैं, और 7-8 यूनियन टेरिटरी भी, जो केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं, वह भी भारत का हिस्सा है। और हम देख सकते हैं कि अभी भी बहुत कुछ बाकी था। अभी हम देख सकते हैं कि जो गोवा क्षेत्र था उस पर पुर्तगाल का शासन हुआ करता था, वह भी 1971 के समय पर इसको भारत का हिस्सा बनाया गया। और हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत की स्वतंत्रता का समय आने के बाद हमने अपनी सीमाओं का गठन करते गए। इसके बाद 2 जो घटना है उनके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देख सकते हैं कि चीन का युद्ध जो भारत के खिलाफ होता है, इस युद्ध में भारत का कुछ क्षेत्र चीन में चला जाता है, जैसे LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस प्रकार हम देख सकते हैं जब पाकिस्तान का युद्ध भारत के साथ होता है, तो इस युद्ध में भारत का कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान में चला जाता है, इसे POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। और पाक अधिकृत कश्मीर के विस्तार की बात की जा रही है, जो कि हम देख सकते हैं कि कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। उस राज्य के दर्जे को अलग करके जो कि हम देख सकते हैं कि 370 व 35A को हटा दिया गया। अतः हम विभिन्न चीज़ों में यह देखते थे कि जब भी हम अध्ययन करते थे तो कश्मीर को छोड़कर यह जो बातें हैं यह सभी जगह लागू होती हैं, लेकिन 370 और 35A को हटाने के बाद जो हमारे अध्ययन है वह सुगमता प्राप्त हुई है। और यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अब जो भी भारत में निर्णय लिए जाते हैं उसमें कश्मीर को भी शामिल किया जाने लगा है। अतः इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप यह अध्ययन करते रहिए और जुड़ते रहिए स्टडी राइट से। ऐसे बच्चों तक इस जानकारी को पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो कि इस प्रकार के अध्ययन करने के लिए अपनी राह खोज रहे हैं और सिविल सेवा में जाने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसे बच्चों तक इन जानकारियों को पहुंचाइए ताकि वह एक अपनी जो स्टडी है उसकी रूपरेखा तैयार कर सकें। मेरा मानना है कि जो भी 95 के ऊपर जो भी आपके लेक्चर्स आ चुके हैं, यदि आप इन लेक्चर्स को प्रमुख रूप से यानी पूरे लेक्चर निपटा लेते हैं, इनको सुन लेते हैं, तो उसके बाद आपके दिमाग में एक रूपरेखा तैयार होगी हिस्ट्री को समझने का, जो आसानी होगी। और इस प्रकार की बातों के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।